तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं हमारे एक न्यू अमेजिंग वीडियो। आज जो हम दोस्तों देखने वाले हैं, डगा या तो अपने डगा, ये हमारे हाथ हैं और हमारे हाथ कानून से भी लंबे हैं। डागा, या तो अपने गुनाहों को कबूल कर लियो, नहीं तो सोच लेना तुम्हारी 7 पुश्तें भी इस थाने में आने से घबराएंगी कि यहाँ पर ना जाना। और अगर तुम अपने बयान को एक पालिया कर लेते हो तो हो सकता है मैं तुम पे थोड़ा तरस खा करके तुम्हें माफ कर दूं। हेलो दोस्तों, ये जो डायलॉग अभी आपने सुना है ना, ये बहुत खतरनाक डायलॉग है। आपने पुरानी मूवियों में सुना ही होगा, देखा भी होगा कि जब कोई पुलिस वाला या फिर कोई भी अच्छा तगड़े वाला जो दिखाया जाता है मूवियों में कि तगड़ा वाला इंस्पेक्टर है, जब वो अपराधी को पकड़ लेता है तो उससे कहता जरूर है अपने गुनाहों को कबूल कर ले, नहीं तो 3rd डिग्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये होगा। सुना होगा ना। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो उसी के ऊपर डिपेंड है। तो हेलो दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिर से एक नई अमेजिंग वीडियो। मैं एमडी मनीष लॉ लाइफ बाई चैनल की तरफ से फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दोस्त और गोवर्धन पूजा के लिए भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, फेस्टिवल ऑफर कंटिन्यू बैक टू बैक 4 वीडियो आने वाली हैं, जिसमें हम लॉ ऑफ एविडेंस की जो लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज है उसको समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो बैक टू बैक आज, कल, परसों, तरसों चारों वीडियो कंप्लीट। उसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, लेकिन ये बातें बाद में जल्दी से देख लेते क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा जो आज का क्वेश्चन है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इकबालिया बयान, ठीक है। अब बयान, इकबालिया बयान जो होता है वो कन्फेशन होता है। देखिए, इकबालिया बयान और कन्फेशन, ठीक है, दोनों ही एक हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं, बयान और कन्फेशन। देखिए, आपने एक मूवी जरूर देखी होगी, बहुत फेमस मूवी, अमर अकबर एंथोनी। अब अमर अकबर एंथोनी में जो एंथोनी भैया हमारे होते हैं, अमिताभ बच्चन जी, वो एक बीच में एक सीन आता है मूवी में, और चर्च में जाते हैं और चर्च में जाकर के गॉड के सामने कन्फेशन देते हैं। तो आपने सुना होगा, चर्च में हम लोग कन्फेशन देने के लिए जाते हैं। कब जाते हैं? जब हमने कुछ गलती कर दी है या फिर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो हम गॉड के सामने उस गलती को मानने के लिए जाते हैं। गॉड, हमसे ये गलती हो गई है। वो हो गया कन्फेशन। अब है बयान, जब पुलिस आपको पकड़ लेते, धर लेती है और कहती है पता भाई क्या था मैटर, अब तुम्हें 3rd डिग्री देगी, टॉर्चर करेगी, मारेगी, पीटेगी। उसके बाद में कहा सर मैंने ही किया था चोरी। अब दोनों चीजों में क्या है, कन्फेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों में इकबालिया बयान हो रहा है, वो खुद से इकबाल कर रहे हैं कि हाँ जी हमने ये किया है, लेकिन दोनों में कंडीशन अलग है। एक तरफ कंडीशन पुलिस वाले को कर रहे हैं और एक तरफ कर रहे हैं गॉड के सामने। ठीक है, चलिए बाकी सारी चीजों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, मीनिंग ऑफ कन्फेशन, कन्फेशन का अर्थ। देखिए, सर जेम्स स्टीफन के अनुसार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय की गई स्वीकारोक्ति जिसमें कहा गया हो या यह अनुमान लगाया गया हो कि उसने अपराध किया है। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी अपराध मतलब कोई भी गलत काम, ठीक है, अपराध के आरोपी जिसने वो किया है, उस व्यक्ति द्वारा किसी भी समय स्वीकारोक्ति मतलब कि कन्फेशन करना, मान लेना। मान लो, जैसे हम मान लेते हैं ना, मैथ वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स होते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हम तो मान लेते हैं, मेन मोटिव है एक्स, मान लिया, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन है, उनको मान लेना। मतलब कि वो अगर मान ले, तुमसे कोई कहे किसी के घर में चोरी हो गई, तुमसे कहा तुमने ही चोरी की थी ना, तुम कहो हाँ यार हमने ही की थी, बस यही है स्वीकारोक्ति।
हालांकि यह एक अनदेखा तथ्य है कि स्वीकारोक्ति शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित या व्यक्त नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में प्रवेश की परिभाषा के तहत समझाया गया निष्कर्ष भी उसी तरह से स्वीकृति पर लागू होता है। तो यहाँ पर जो हम प्रवेश है ना वो एडमिशन देख रहे हैं, ठीक है, एडमिशन ध्यान रखना। धारा 17 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि कोई भी बयान, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी रूप में हो, जो विवादग्रस्त तथ्य या प्रासंगिक तथ्यों के किसी निष्कर्ष पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया हो, ठीक है, को क्या होगा, स्वीकारोक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रवेश के अकॉर्डिंग जो एडमिशन है, एडमिशन के अकॉर्डिंग कहा गया है, जैसे कि एक नॉर्मल चीज़ है कि आप जब कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर एडमिशन लेते हो, ठीक है। अब एडमिशन प्रवेश क्या है, देखिए जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो आप उनसे, वो आपसे पूछते हैं, ठीक है, आपने क्या क्लास की है, क्या है डॉक्यूमेंट, क्या नाम है, ये सारी चीज़ें बताते हो ना, तो वो क्या है, स्वीकारोक्ति है। आप अपने आप से बयान दे रहे हो, अपने कन्फेस कर रहे हो। कन्फेशन और बयान थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैंने समझाया उन बात को मत भूल जाना, लेकिन जब आप अपनी स्वीकारोक्ति दे रहे हो, जी बिल्कुल सही है। देखिए अभी भी आप एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, उसके बाद में एक ऑप्शन आता है अलाउ का, ठीक है, अलाउ का। टर्म एंड कंडीशन होती है, उसके नीचे होता है इन टर्म एंड कंडीशन को, मतलब कि आपकी एक्सेप्ट करते हो, है ना, एक्सेप्ट। अलाउ और एक्सेप्ट दो चीज़ें हैं, वो आती हैं जब भी आप एंड्रॉयड फ़ोन जितने भी लोग चला रहे हैं सबको पता होगा। मतलब कोई ऐप डाउनलोड किया, उसके नीचे टर्म एंड कंडीशंस होती है और उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करना होता है, वही तो स्वीकारोक्ति है। हाँ भैया तुम्हारी चीज़ें सारी हमें मान ली है, तो वो जो एक्सेप्ट आप कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट का मतलब है सामने वाले का इकबालिया बयान आप कर रहे हैं कि भाई हाँ भी ये इनकी बातें हैं, ये इनकी टर्म कंडीशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब दोनों शब्दों की खोज को समझने के बाद यह स्पष्ट है कि जब नागरिक कार्यवाही में किसी मुद्दे पर तथ्य या प्रासंगिक तथ्यों के बारे में किसी निष्कर्ष पर विचार करने के लिए आगे रखा जाता है, तो बयानों पर इस तरह के विचार को स्वीकारोक्ति के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कोई अपराध हो गया, कोई क्राइम हो गया, ठीक है, कोई समस्या है, उसको सुलझाने के लिए अगर कोई अपनी बातों को रखता है और वो उसी से जुड़ा हुआ है और जिसने उस कांड को किया है वही व्यक्ति है, तो उसको इकबालिया बयान या स्वीकारोक्ति मान ली जाएगी, ठीक है। तो बयानों पर इस तरह के विचार को स्वीकारोक्ति के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार स्वीकारोक्ति कुछ ऐसी चीज है जो उस व्यक्ति द्वारा की जाती हैं जिस पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया है, और उसके द्वारा किए गए ऐसे बयान किसी मुद्दे के तथ्य या प्रासंगिक तथ्य, देखिए मुद्दा मतलब कि कोई भी मामला, और प्रासंगिक तथ्य मतलब उससे जुड़े हुए, प्रासंगिक का मतलब है उसके अनुसार या उससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, ठीक है, तर्क हैं, के बारे में निष्कर्ष का सुझाव देंगे। बयानों से यह निष्कर्ष निकालने या सुझाव देने के लिए कोई तर्क निकाला जा सकता है कि वह किस अपराध का दोषी है। हम स्वीकारोक्ति को दूसरे शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं कि आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति एक स्वीकारोक्ति है। कहने का मतलब अपराधी कभी भी किसी भी समय अगर अपने द्वारा किए गए किसी भी कांड को, किसी भी अपराध को मान लेता है और बता देता है कि हाँ जी ये ऐसे ऐसे हुआ है, उसी को स्वीकारोक्ति कहेंगे। एक और एग्जाम्पल मुझे ध्यान में आ गया है भैया, वो चलता रहता है क्राइम पेट्रोल, सोनी टीवी पर या उन पर चलता रहता है क्राइम पेट्रोल 10 तक। तो क्राइम पेट्रोल में जब वो होते हैं पुलिस वाले, हर किसी का केस सॉल्व कर देते, सीआईडी देख लो, तो जब कोई भी केस सॉल्व हो जाता है तो मतलब कि जब तक वो अपराधी से उसके बयान नहीं ले लेते हैं, और अपराधी बयान देता है और वो कहता है सर मुझे माफ कर दो, ये मैंने किया, वो मुझसे गलती से हो गया, वो मैंने ऐसे कर दिया, ये वाला जो पॉइंट है ना उसी को स्वीकारोक्ति कहेंगे, ठीक है। अब बहुत अच्छे से हमने कई एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दिया है। कंडीशन आपके ऊपर है कि आप किस तरह से आपको समझता है, हमने कई तरह से बता दिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो हमारे पास में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़े अब और
कमेंट करने के साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें अच्छा लगे तो, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ये काम कर दिया करो यार। चलिए आगे है, पकाला नारायण स्वामी बनाम सम्राट में लॉर्ड एटकिन ने कहा है कि, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, आपको डेफिनेशन मिलने वाली है बहुत ही अच्छी। एक स्वीकारोक्ति को या तो किसी अपराध के संदर्भ में या किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में स्वीकार किया जाना चाहिए जो आपराधिक कार्रवाई के साथ अपराध का उद्घाटन करता है, और गंभीर गलती की स्वीकारोक्ति यहां तक कि निर्णायक रूप में से दोषारोपण करने वाला तथ्य भी अपने आप में एक स्वीकारोक्ति नहीं, ठीक है। देखिए एटकिन साहब ने कहा है कि भैया कोई भी अपराध हो या अपराध से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, उसमें वो अपराध करने वाला व्यक्ति अपराध कैसे किया ये बता दे या उससे कैसे हुआ ये बता दे, तो वो स्वीकारोक्ति मतलब कि इकबाल या बयान ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने पकाला नारायण स्वामी मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले को ऊंचा उठाया और दो तर्कों पर उनके तर्कों को पुष्ट किया। सबसे पहले स्वीकारोक्ति की परिभाषा केवल तभी अस्तित्व में आती है जब बयान या यह स्वीकार करता है कि वह या तो है किसी भी अपराध का दोषी या स्वीकारोक्ति उन सभी तथ्यों की जांच कर रही है जो अपराध का गठन करते हैं। दूसरे, जब बयान में अलग अलग गुण हो और इकबालिया बयानों का ऐसा मिश्रण हो कि बयान देने वाला व्यक्ति बरी हो जाए, तो ऐसे बयानों को बयान नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब है कोई भी मामला नहीं सुलझ रहा है, उसमें कुछ कंडीशंस नहीं अप्लाई हो रही हैं, तो वहां पर अगर अपराधी इकबाल बयान कर देता है तो, और वो जो जितने भी फैक्टर हैं उस इंक्वायरी जब उसमें हो रही थी तो उसके जितने फैक्टर बिल्कुल सही सही मिल जाते हैं तो उसको हम इकबालिया बयान कहेंगे। लेकिन दोस्तों जब पुलिस ने उसको पकड़ा तब उसने कुछ कहा, पुलिस थाने में कुछ कहा, जज साहब के सामने कुछ कहा और बाद में कुछ कहा, और इंक्वायरी से कुछ और सामने आ रहा है, लोग उसके बारे में कुछ और कह रहे हैं, मतलब कि जितने भी बातें आई हैं वो सब अलग अलग हैं, तो उसकी स्वीकारोक्ति को नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसको झूठा मान लिया जाएगा। अरे यार तू कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, एक ही बात में नहीं टिक रहा है, हट, तो नहीं किया है सब, चलो भाई चार्ज लगाओ उसके ऊपर, भेजो उसको 7 साल के लिए अंदर, ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सारी चीजें ठीक है, तुमने सच सच सब कुछ कबूला है, तो उसके बाद में क्या होता है कि आपको बरी कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो प्रवेश का अब देखते हैं, प्रवेश का अर्थ, मीनिंग ऑफ एडमिशन। अभी जो हमने ऊपर देखा, ठीक है, वो था दोस्तों स्वीकारोक्ति, ठीक है, इकबालिया बयान। देखिए प्रवेश न्यायिक कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो मैं एक बात आपको यहां बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो आपको 5 नंबर में देखने के लिए मिलेगा, मैं ये नहीं मिल सकता है, मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रवेश न्यायिक कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यदि किसी मामले में न्यायिक कार्यवाही में मुकदमे के दोनों पक्षों में से कोई भी यह साबित करता है कि दूसरे ने मुद्दों में तथ्य या मामलों में प्रासंगिक तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, तो न्यायालय के लिए यह आसान हो जाता है न्याय का प्रभावी ढंग से प्रशासित करें, क्योंकि अदालत को अधिक साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है और उसे न्यायिक कार्यवाही में शामिल नहीं होना पड़ता, क्योंकि मामले का प्रवेश के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 से 23, ध्यान रखना 17 से 23 विशेष रूप से प्रवेश से संबंधित भागों से संबंधित है। देखिए इन्होंने बड़े आराम से कहा है, बड़े प्यार से समझाया है, और हम भी आपको समझा रहे हैं भैया कि जब कोई भी क्राइम हो जाता है उसके बाद से सारी प्रक्रिया हो करके, मैंने आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 5001 में और 2 में भी हमने पढ़ाया है, CRPC में पढ़ाया है कि जब
मजिस्ट्रेट या पुलिस द्वारा वारंट आपके नाम के हो जाते हैं। वारंट होने के बाद में आपकी जमानत का प्रोसीजर होता है। तो उस जमानत के प्रोसीजर में आपसे पूछा जाता है कि ये क्राइम तुमने किया है या नहीं। या फिर पहली बार जब तुम कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में जो जज साहब हैं वो केस को शुरू करने के तुरंत बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि तुमने ये काम किया है या नहीं। तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपको उनको मान लो कि हाँ सर ये मैंने किया है, या फिर आप ये कह दो कि सर ये मैंने नहीं किया है। अगर आपने मना कर दिया तो फिर आपके ऊपर केस चलेगा, और आपने कह दिया जी हाँ मैंने ही किया है तो आपको सजा सुनाई जाएगी। तो वही जो आपने मान लेते हो ना, वो भी एक इकबालिया बयान ही होता है, उसको बोलते हैं प्रवेश, एडमिशन। ठीक है, एडमिशन। चलिए आगे है, साक्ष्य अधिनियम में व्यक्त स्वीकारोक्ति शब्द का अर्थ है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी मुद्दे या तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ठीक है, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, प्रवेश का मतलब क्या है, स्वीकारोक्ति शब्द जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी घटना से संबंधित उसकी सच्चाई, अस्तित्व का मतलब सच्चाई को बयां करता है, तो वो इकबालिया बयान होता है। ठीक है, अपनी भाषा में समझा दिया ना। चलिए, जैसे स्वीकारोक्ति के मामले में हमने पाया कि साक्ष्य अधिनियम में स्वीकारोक्ति का अधिक वर्णन नहीं किया गया है, उसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने भी स्वीकारोक्ति शब्द को व्यापक अर्थ में व्यक्त करने पर अधिक प्रभावी कार्य नहीं किए। व्यापक अर्थ का मतलब बड़े रूप से उसको अधिक ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना भी दिया है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 प्रवेश को मौखिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी रूप में दिए गए किसी भी बयान के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें किसी भी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य के बारे में किसी भी निष्कर्ष का सुझाव देने या निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त संबंधित संभावित मूल्य होता है। कहने का मतलब यह है, प्रवेश का धारा 17 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मौखिक मतलब कि बोल करके या लिख करके या फिर इलेक्ट्रॉनिक मतलब रिकॉर्ड करके, वीडियो कॉल पर कैसे भी करके अगर अपना बयान देता है, इकबालिया बयान देता है, तो प्रवेश होगा। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रवेश का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, मतलब कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी यह औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। औपचारिक प्रवेश को न्यायिक प्रवेश भी कहा जाता है और न्यायिक कार्यवाही के समय लिया किया जाता है, जबकि अनौपचारिक प्रवेश वे प्रवेश होते हैं जो जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम की तरह सामान्य दिन प्रतिदिन की गतिविधि के दौरान किए जाते हैं। औपचारिक स्वीकारोक्ति या न्यायिक स्वीकारोक्ति एक ही अधिनियम की धारा 58 के तहत कानून की अदालत द्वारा पूरी तरह से स्वीकार्य है और किसी भी तथ्य में इसका संभावित मूल्य बहुत अधिक है। वे आमतौर पर प्रकृति में खंडन योग्य होते हैं और अदालत में स्वीकार किए गए तथ्यों को अस्वीकार करने के लिए किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि अदालत इसके लिए न कहे। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब देखिए, पहली बात तो यह कि इकबालिया बयान जो होते हैं, ठीक है, आप पुलिस के सामने ले सकते हैं, आप कोर्ट में ले सकते हैं, ठीक है, आप गॉड के सामने ले सकते हैं, चर्च में जा करके। तो चर्च में जा करके जब लेंगे तो उसकी सजा तो आपको पता नहीं कैसी मिलेगी, ठीक है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो फिर वही है, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट। लेकिन अगर भैया पुलिस के सामने और जज के सामने आपने इकबालिया बयान ले लिया तो आपके लिए जो भी है उचित से उचित प्रबंध किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही, लेकिन इसमें कंडीशन ये भी है कि जब आप अपने स्वीकारोक्ति मतलब कि प्रवेश एडमिशन ले लेते हो, मतलब कि अपनी गलती मान लेते हो और बता देते हो कैसे ऐसे हुआ था, तो आपके लिए बहुत सारी गनीमत होती है, उनको बढ़ता जाता है। उसके बाद में क्योंकि अदालत को लगता है चलो इसने अपना बयान कबूल कर लिया, तो उसको थोड़ा बहुत दुख हो रहा होगा, चलो देखते हैं क्या हो सकता है, और अदालत भी यहाँ पर केस जो कानूनी प्रक्रिया है उसको बच जाती है, तो ये अच्छी बात है। चलिए आगे है, स्वीकारोक्ति और प्रवेश के बीच में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड एडमिशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन यहां से बन करके आएगा आपके लिए 10 नंबर में भी, कि प्रवेश और स्वीकारोक्ति के बीच में अंतर बताइए। तो लिटमस टेस्ट, ध्यान रखना, एक पॉइंट है, लिटमस टेस्ट बयानों की विभिन्न शर्तों को अलग करता है, जो कि स्वीकारोक्ति और स्वीकारोक्ति है, मतलब स्वीकारोक्ति और स्वीकारोक्ति मतलब एडमिशन और प्रवेश है। लिटमस टेस्ट से पता चलता है कि संस्वीकृति कुछ बयान हैं जो स्वयं अभियुक्त की सजा में पूर्ण है,
कि वह बयान ही अभियुक्त को दोषी ठहराने का महत्व रखते हैं और जब अभियुक्त की सजा साबित करने के लिए कुछ पूरक या माध्यमिक साक्ष्य की आवश्यकता होती है तो यह एक स्वीकारोक्ति है। ठीक है, जो लिटमस टेस्ट है वो दोस्तों एक तरह का टेस्ट होता है, आपने वो देखा होगा मूवियों में। ठीक है, ट्रुथ मशीन देखी होगी आपने कि उसको बॉडी पे लगा दिया जाता है और उससे फिर पूछा जाता है कि बोलो भैया, फिर क्योंकि बयान जो दे सकता है अब वो गलत या सही भी तो हो सकते हैं ना दोस्तों, तो बयान वो सही दे मतलब कि वो प्रवेश सही करे। स्वीकारोक्ति मतलब कि जो पहला पॉइंट होता है, एक तो हो गए स्वीकारोक्ति, उसने अपनी मर्जी से मान लिया हाँ जी ये मैंने किया है सच सच, लेकिन जो एडमिशन है वो प्रवेश है वो गलत हो सकता है। तो कोई व्यक्ति है जब अपनी तरफ से मान रहा है कि हाँ जी मैंने गलती कर ली तो वो स्वीकारोक्ति है, स्वीकारोक्ति यही तो होगी, उसमें झूठ नहीं होगा। लेकिन जो प्रवेश है उसमें तो झूठ हो सकता है ना भाई, वो किसी भी तरह से गुमराह करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा गलत या बोलता है तो उसके लिए एक बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं अब। ठीक है, चलिए, तो उनमें से ही एक लिटमस टेस्ट। तो जो संस्वीकृति मतलब कि कुछ बयान ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से हम लेते हैं तो वो सही होते हैं। ठीक है, ये माना जाता है। चलिए आगे बढ़ें। हम यहां पर देख रहे हैं स्वीकारोक्ति और प्रवेश में अंतर। तो देखिए पॉइंट नंबर 1, स्वीकारोक्ति कुछ ऐसी चीज है जो उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर किसी आपराधिक अपराध का आरोप लगाया गया हो। ठीक है, लेकिन प्रवेश जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी मुद्दे या तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। देखिए स्वीकारोक्ति केवल वही देगा, उसी की मानी जाएगी जिसने वो अपराध किया है, और अगर उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति उसे करते हुए देखता है या फिर कुछ भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है या कोई भी कंडीशन होती है किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम प्रवेश कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे है। और ऐसे बयानों से यह निष्कर्ष निकालने या सुझाव देने के लिए कोई तर्क निकाला जा सकता है वह किसी भी अपराध का दोषी जो भी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2। देखिए कन्फेशन की अवधारणा आमतौर पर आपराधिक कार्यवाही से संबंधित है और कन्फेशन को परिभाषित करने वाली ऐसी कोई विशिष्ट धारा नहीं है। मतलब कि स्वीकारोक्ति जो कन्फेशन है, ठीक है, वो जो भी करता है, जो कोई गलत कर, देखिए हमें पछतावा कह सकते हैं। ठीक है, तो जब पछतावा होता है तो पछतावे के बाद में हमारे पछतावे करने के पछतावा हो रहा है, कोई काम कर दिया, तुमने कांड कर दिया तो अरे यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना वो हूँ, मैंने कर दिया, तो ये आ जाएगा कन्फेशन में। ठीक है, और प्रवेश की अवधारणा आमतौर पर सिविल कार्यवाही से संबंधित है और धारा 17 विशेष रूप से प्रवेश की परिभाषा से संबंधित है। मतलब कि जो ये तो आ गया भैया आपराधिक मामले में आ गया, ठीक है, क्रिमिनल मामले में आ गया, लेकिन जो प्रवेश है ना, एडमिशन है, ठीक है, वो किस में है, वो किस तौर पर है, वो है दोस्तों सिविल में। अब देखिए एक बात फिर से ध्यान आ गई, देखिए जिसके ऊपर केस हुआ है, जो अपराधी है, वो तो ये बयान करेगा कि मैंने ये कांड किया है या नहीं किया, तो इसको बोलेंगे हम स्वीकारोक्ति। और जिसके साथ में हुआ है, मतलब कि जो एक्यूज नहीं है, एक्यूज तो हो गया भैया जो बयान ये देगा स्वीकारोक्ति वाले, लेकिन जो दूसरा है वादी, वो ये कहेगा कि मेरे साथ में ये हुआ है। अब वो जो बोल रहा है वो प्रवेश में जाएगा। ठीक है, तो ये धारा 17 में विशेष तौर से परिभाषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर 3, देखिए यदि स्वीकारोक्ति जानबूझकर की गई है और किसी की अपनी इच्छा से की गई है तो इसे स्वीकारकर्ता द्वारा कबूल किए गए तथ्यों के निर्णायक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, और प्रवेशों का विबंध के रूप में संचालित किया जा सकता है क्योंकि वे उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों के बारे में निर्णायक नहीं है जो अपने बयान में कुछ तथ्यों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, बयान हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं या बयानों के कबूलकर्ता के खिलाफ जाते हैं। स्वीकारोक्ति का उपयोग उस व्यक्ति के संबंध में किया जा सकता है जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के अपवाद के तहत कोई तथ्य का बयान स्वीकार किया है। मतलब कि कोई भी
कंडीशन है किसी उसमें, उसने कहा है कि हाँ जी ऐसा मैंने देखा था और मैंने ये पाया है, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से कबूल की गई स्वीकारोक्ति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में माना गया है। जैसा कि पहले देखा गया है कि प्रवेश का उपयोग उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जा सकता है जो किसी भी बयान के माध्यम से तथ्यों को स्वीकार कर रहा है। ठीक है, एक एक बात पता चल गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि भारतीय अधिनियम द्वारा संयुक्त रूप से कबूल की गई स्वीकारोक्ति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत उसी अपराध के अन्य आरोपियों के खिलाफ माना जा सकता है। मतलब कि जिन जिन लोगों के साथ, मतलब कि 3-4 लोगों ने कोई कांड किया, उसमें से एक ने स्वीकारोक्ति ले ली, तो भैया उसकी स्वीकारोक्ति मानकर तीनों चारों को ही उनमें उस अपराध में जो भी उसने बोला है उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रवेश में स्वीकार कर, क्योंकि उनके पास अधिक संभावित साक्ष्य मूल्य नहीं है, इसलिए एक ही मुकदमे के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे है, अंतिम पॉइंट है यहां पर कि स्वीकारोक्ति लिखित या मौखिक बयान के रूप में मामले या तथ्य के पृथक स्वीकृति है। मतलब कि कोई भी स्वीकृति है वो लिखित या मौखिक हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है। तो वो कोई भी अगर मामला है तो भैया उसको पूरा मामले को माना जा रहा है कि हाँ जी ये मामला हुआ है, वो हमने ही किया है। ठीक है, और इस तरह से हमने किया था। लेकिन प्रवेश उस व्यक्ति के दायित्व के बारे में निष्कर्ष देता है जो मौखिक या लिखित बयान के रूप में किसी तथ्य या मामले को स्वीकार कर रहा होता है। देखिए अब मैं फिर से आपको एक निष्कर्ष बता देता हूं दोनों में कि ये वाले जो पॉइंट है, मतलब कि जो स्वीकारोक्ति ये केवल अपराधी के लिए होती है। अपराधी करने वाला जो होता है, अपराध करने वाला, वो जब अपने गुनाह को कबूल कर लेता है तो उसको इकबाल या बयान स्वीकारोक्ति कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं पर कोई कांड हुआ है, उस कांड को होते हुए आप लोगों ने देखा है तो आप उसके गवाह हैं। ठीक है, या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप ही के ऊपर वो कांड हुआ है तो आप जाकर के कह सकते हैं कि हमारे साथ में ये हुआ है या हमने ये देखा है, वो चला जाएगा प्रवेश में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। अपराधी जब कन्फेशन करेगा तो उसको कन्फेशन मतलब स्वीकारोक्ति बोला जाएगा, और जिसने अपराध नहीं किया है वो अगर इस तरह का कोई भी बयान दे रहा है तो उसको एविडेंस एक्ट की धारा 17 के तहत ही मान लिया जाएगा और उसको ये कहा जाएगा ये स्वीकारोक्ति ही है, लेकिन वो किसी और के खिलाफ होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। साहू बनाम एग्जाम्पल ले लिया है, साहू बनाम यूपी राज्य में। देखिए, नवविवाहित महिला अपने पति के नए घर में शामिल हो गई और कुछ समय बाद आरोपी ने अपनी बहू की हत्या कर दी, और अपनी बहू की हत्या करने के बाद वह चिल्लाया मैंने उसे खत्म कर दिया है, और उसके बयान के दौरान उसकी कई पड़ोसियों ने उसका बयान यह कहते हुए सुना कि मैंने उसे खत्म कर दिया है। इस मामले में अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को स्वीकारोक्ति माना जाना चाहिए और उन्हें स्वीकारोक्ति प्रकृति के रूप में ही माना जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। चलिए इसी बात पर लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए आपके पास भी कोई अगर ऐसी स्वीकृति कन्फेशन है तो आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, राय भी मांग सकते हैं। अगर आपके पास कोई कन्फेशन है, वो सभी के लिए हमारी जो यूट्यूब है वो हमारा यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है ये सुविधा। ठीक है, यह भी बात आई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाइए, वहाँ पर जाकर के आप DM मुझे कीजिए, और उसके बाद में कोई भी अगर ऐसी कंडीशन है तो आप मुझसे पर्सनली भी बात करके बता सकते हैं। ठीक है, कन्फेशन के तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कन्फेशन के प्रकार और कन्फेशन रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया, टाइप्स ऑफ कन्फेशंस एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन। ठीक है, कन्फेशन कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, और कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो दोस्तों मामलों की बात के अनुसार एक स्वीकारोक्ति विभिन्न प्रकार की हो सकती है। मोटे तौर पर स्वीकारोक्ति को दो अलग अलग स्थितियों में विभेदित मतलब कि बांटा गया है। कौन सी? जब बयान
के माध्यम से बयान खुद कानून की अदालत में दिया जाता है तो ऐसे बयानों को न्यायिक बयान का माना जाएगा। मतलब जो भी जिसने अपराध किया है वो अदालत के सामने कहता है तो उसको न्यायिक बयान माना जाएगा। जबकि जब बयान के माध्यम से बयान किसी भी अदालत में पेश किया जाता है तो अदालत के अलावा किसी अन्य स्थान पर तो ऐसी संस्वीकृति न्यायोत्तर संस्वीकृति की ओर ले जाएगी। तो स्वीकृति को विभिन्न सेटों में दूसरों के समान साक्ष्य मूल्य नहीं होते हैं और इसलिए उनके मूल्य इस परिस्थिति से घटते और उन्नत होते हैं कि ये स्वीकारोक्ति कैसे और कहाँ की जाती है। ठीक है, तो स्वीकारोक्ति के असाधारण विशेषता यह है कि स्वयं से की गई बातचीत भी एक स्वीकारोक्ति की ओर ले जाती है और यह विशेषता साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उजागर हुई थी, जहां आरोपी ने अपने बेटे की नई शादी हुई है और उस पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि अक्सर उसके साथ उसका गंभीर विवाद होता था। और जब आरोपी ने बहू की हत्या की तो वहां रहने वाले कई लोगों ने देखा और सुना कि वो यह कहते हुए शब्दों का उच्चारण कर रहा था कि मैं समाप्त कर चुका हूं और मैं अब हर रोज के झगड़ों से मुक्त हूं। अदालत ने इस मामले में कहा कि आरोपी द्वारा दिया गया बयान यह स्वयं की बातचीत को उसके अपराध को साबित करने के लिए स्वीकारोक्ति के रूप में माना जाएगा और इस तरह के कबूलनामे को न्याय प्रशासन में साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक माना जाना चाहिए और सिर्फ इस मामले में कि उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बयान संप्रेषित नहीं किया जाना किसी स्वीकारोक्ति की प्रासंगिकता से को कम नहीं करता है। इसलिए खुद से किया गया इकबालिया बयान भी गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य है जिसे अदालत में प्रासंगिक साक्ष्य, प्रासंगिक का मतलब रिलायबल साक्ष्य माना जाएगा, सबूत माना जाएगा। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा दोस्तों कि कुछ लोग क्राइम करते हैं अपनी मतलब कि चेतना को शांत करने के लिए, अपने गुस्से को शांत करने के लिए और फिर किसी को चांटा मार कर देख मैंने तुझे चांटा मारा है ना, कर ले जो तुझसे करता है, उखाड़ ले जो तुझसे उखाड़ता है और फिर मारूंगा और तूने ऐसा किया तो मैं फिर ये करूंगा। रुको भाई, रुको यार, ये जो है जो बोल रहे हैं ना, अभी हमने क्वेश्चन में बताया है, इसको अगर कहते हुए आपने सुन लिया तो यही तुम्हारी स्वीकृति है। और अगर इस तरह की स्वीकृति आपने दे दी ना और जब वो अदालत में पहुंच गई तो ना तुम कोई वकील तुम्हें बचा सकता है, ना कोई सबूत, ना कोई कंडीशन, ना कोई भी, सीधा जज को पता चल जाएगा अच्छा बेटा खुद ही मान रहा है, आ जाइए नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है औपचारिक स्वीकृति यानी कि फॉर्मल कन्फेशन क्या है। देखिए औपचारिक स्वीकृति का न्यायिक स्वीकारात्मक रूप में भी न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप में भी जाना जाता है और वह बयान जो किसी आपराधिक कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट के कार्यकाल या अदालत में दिए जाते हैं उन्हें औपचारिक या न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप में माना जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत बताए गए प्रावधान के अनुसार एक न्यायिक स्वीकारोक्ति दोषी होने की दलील के अलावा और कुछ नहीं है, अन्यथा स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति के खिलाफ किए गए किसी भी बयान का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं होगा और उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्वीकारोक्ति की ओर से किसी भी अपराध का एक ही शाखा का हिस्सा होने के बावजूद न्यायिक स्वीकारोक्ति को अनौपचारिक स्वीकारोक्ति के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। लेकिन अभियुक्त के अपराध को निर्धारित करने में दोनों अलग अलग मूल्य और प्रासंगिकता है। कुछ ऐसे तर्क हो सकते हैं जो ये कहते हो कि न्यायोत्तर स्वीकारोक्ति का आधार पर भी दोष सिद्धि की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी देखना चाहिए कि भाई जब केवल न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर अगर दोष सिद्धि की व्यवस्था की उपेक्षा करने का कोई कारण है ही नहीं, तो इसलिए अभियुक्त द्वारा किया गया इकबालिया बयान जहां उसके बयान खुद को अदालत में ले जा रहे हों उसके अपराध को साबित करने के लिए संभावित सबूत हैं। अदालत को यह जांचने के लिए भी सभी आवश्यक कदमों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा जो उसके अपराध को साबित कर सकता है स्वैच्छिक या सत्य होना चाहिए ताकि निर्दोष पर दूसरों के गलत कार्य
कार्य के लिए आरोप न लगाया जा सके, जैसा कि अनुच्छेद में दिया गया है भारतीय संविधान 20(3) जो स्वयं दोषारोपण की बात करता है। देखिए यहाँ पर जो कही गई है बात, जो औपचारिक कन्फेशन की बात कही गई है, इसके पीछे एक मैं तथ्य बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखिए कंडीशन ये है कि जरूरी नहीं है जो इकबालिया बयान है सही ही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, मूवी में आपने देखा होगा कि किसी हीरो, मतलब कि हीरो है या हीरो की माँ है, हीरो की बहन है, हीरो की प्रेमिका है, कोई भी है, वो अदालत में जाती है, ठीक है, और वो कहते हैं हाँ यही है मेरा भाई, यही है मेरा भाई, मेरे सामने इसने मुझको मार डाला, ठीक है, मेरे प्रेमी को इसने मार डाला, ये मेरा भाई है। अब वहां पर दबाव बनाया गया, ठीक है, उस लड़की पर कि भैया अपने भैया के खिलाफ ये गवाही दो, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी है कि एक प्रेमिका अपने खुद के खिलाफ ही कि हाँ मैंने ही इसको मारा है, ठीक है, या फिर एक हीरो भी हो सकता है, ठीक है। एक मूवी है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही है उसका नाम क्या है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि जो प्रेमी है, ठीक है, उसमें हीरो होता है, वो प्रेमी होता है, और उसकी प्रेमिका को किडनैप कर लिया जाता है और कहा जाता है अगर तूने ये नहीं कबूल किया कि ये मर्डर तूने ही किया है तो हम तेरी प्रेमिका को मार देंगे। अब प्यार के मारे क्या करें बेचारा, हाँ सर मैंने ही मर्डर किया है, ये वो बोल देते हैं, उनको सजा हो जाती है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी भी होती है, जो मेन पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भैया जरूरी नहीं है क्योंकि उसने किया हो, भाई उसने अभी जो हमने बताया उसने प्रेमी ने उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाया गया, उसकी प्रेमिका को किडनैप कर लिया गया, मजबूर किया गया कि वो झूठा स्वीकारोक्ति ले ले, तो उसमें अदालत को थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनौपचारिक स्वीकारोक्ति। देखिए अनौपचारिक स्वीकृति को न्यायोत्तर स्वीकृति के रूप में जाना जाता है और वे बयान जो मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति वाले स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर या अदालत के अलावा किसी अन्य स्थान पर दिए जाते हैं उन्हें न्यायोत्तर स्वीकृति माना जाता है। कहने का मतलब अनौपचारिक स्वीकारोक्ति को न्यायोत्तर माना जाता है और ये वो बयान है जो मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति वाले स्थान पर के अलावा किसी अन्य स्थान पर या कहीं पर भी दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि जहां पर मजिस्ट्रेट नहीं होगा। अब यह आवश्यक नहीं है कि बयान किसी निश्चित व्यक्ति को संबंधित किया गया हो। न्यायिक स्वीकारोक्ति के सिद्धांत की तरह अनौपचारिक स्वीकारोक्ति भी प्रार्थना के रूप में की जा सकती है। अनौपचारिक स्वीकृति किसी निजी कमरे में या स्वयं बातचीत में होती है, लेकिन अदालत को यह ध्यान रखना होगा कि न्यायिक या न्यायोत्तर स्वीकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि ध्यान रखना किसी को भी अपने खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यानी स्वीकारोक्ति विश्वास पात्र की इच्छा पर होना चाहिए और सत्य होना चाहिए, तभी किसी व्यक्ति पर किसी आपराधिक अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अगर स्वीकारोक्ति दे रहा है तो उसी को स्वीकारोक्ति बोलेंगे ना, लेकिन किसी से दबाव में कह करके, किसी प्रेशर में, किसी के मजबूर होकर के कहा जा रहा है तो वो स्वीकारोक्ति नहीं मानी जाएगी, ठीक है, फिर इसका अर्थ ही नहीं बन जाता। आगे है कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को किसी निजी व्यक्ति जैसे किसी मित्र या उससे संबंधित व्यक्तियों के प्रति व्यक्त करता है तो ऐसे अपराध करने से न्यायोत्तर स्वीकृति के पहलुओं को कवर किया जाएगा। हालांकि न्यायिक और न्यायोत्तर दोनों, न्यायिक और न्यायोत्तर मतलब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही स्वीकारोक्ति को अदालत में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन किसी भी तथ्य को स्थापित करने के लिए दोनों का अलग अलग साक्ष्य मूल्य या अलग अलग संभावित मूल्य होता है। इसका मतलब कि दोष सिद्धि केवल स्वीकारोक्ति पर आधारित नहीं होगी, बल्कि अदालत किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध का दोषी बनाने के लिए न्यायोत्तर स्वीकारोक्ति का परीक्षण करेगी। मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने अगर वहां पर स्वीकारोक्ति दी है तो भैया न्यायालय ये उसको सच्ची नहीं मान लेगा, उसके बाद में उसका टेस्ट भी करेगा, ठीक है, जांच भी करवाएगा
कि ये सही बोल रहा है या नहीं, ये जो चीजें बोल रहा है क्या इस केस से वो मैच करते हैं या नहीं, या फिर पुलिस को भेजेगा। उसने कहा सर मैं 10 बजे वहां था, मैंने देखा, मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने उसको चाकू से मार दिया। अब पुलिस ये देखेगी कि 10 बजे वो वहां पर मौजूद था या नहीं, उसने जो मारा उसे चाकू से मारा है या फिर उसकी मृत्यु, सोचो कि उसने कहा है कि चाकू से मैंने उसे मारा, लेकिन वहां पर पता चले इंक्वायरी में कि पोस्टमार्टम पता चले उसकी मौत तो डंडा लगने से हुई है, तो अब तो उसकी जो एडमिसिबिलिटी है उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, स्वीकारोक्ति को नकार दिया जाए कि झूठ बोल रहा है। आगे है, जो बात न्यायतर स्वीकारोक्ति को न्यायिक स्वीकारोक्ति से अलग बनाती है वह यह है कि न्यायतर स्वीकारोक्ति किसी भी निजी व्यक्ति को दी जा सकती है, जिसमें निजी क्षमता में एक न्यायिक अधिकारी भी शामिल होता है। कुछ मामलों में न्यायतर स्वीकारोक्ति मजिस्ट्रेट को स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड करने से भी रोकती है, जिसके लिए उसे सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है स्वीकारोक्ति का जो न्यायतर होती है वो ये भी है कि वो किसी अपने सगे को, मतलब कि जैसे कोई पत्नी है तो वो अपने पति को, अपने भाई को, अपने पिता को, उनको दे सकती है, और अगर कोई अधिकारी गण है उनके रिश्तेदारी में तो उसको भी दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन इसको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने अगर देंगे तो भैया वो फिर 164 के तहत उसको अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि 164 है ना, वो भी खुद इकबालिया बयान है। वो कहाँ होते हैं? जब भी कोई हमारे उसमें देश में कोई महिला, कोई लड़की के साथ में कुछ अप्राकृतिक घटना हो जाती है तो उसका बयान लिया जाता है और उस बयान के अकॉर्डिंग ही उसका केस देखा जाता है, तो उसको कहा जाता है 164 के बयान। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का फैसला करते समय दिशा निर्देशों के रूप में कुछ सिद्धांत बनाए हैं, जहां अदालत को आरोपी के कबूलनामे को स्वीकार करने से पहले ऐसे सिद्धांतों की जांच करनी चाहिए। निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जो कि ये है। देखिए, ध्यान रखना कि जब कोई अपराधी अपना बयान देता है और अपनी स्वीकारोक्ति, मतलब अपने जो जुर्म किया है उसको कबूल करता है, तब भी तमिलनाडु राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताए हैं नियम। ठीक है, क्या है कि न्यायोत्तर स्वीकारोक्ति आमतौर पर अपने आप में एक बहुत ही कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और अदालत को ऐसे बयानों की कुशलता पूर्वक जांच करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसी को सच नहीं मान लेना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। दूसरा कि न्यायोत्तर स्वीकारोक्ति व्यक्ति की अपनी इच्छा से की जानी चाहिए और ऐसे कथन सत्य होने चाहिए। नेक्स्ट, न्यायोत्तर स्वीकारोक्ति का साक्ष्यात्मक मूल्य तुरंत बढ़ जाता है जब इसे ऐसे अन्य साक्ष्यों से द्वारा समर्थित किया जा जाता है। मतलब कि उसका मूल्य जब बढ़ जाएगा जब और भी जो चीजें हैं वो उसके जो उसने बयान दिया है उससे जुड़ी हुई हों। कबूलकर्ता के बयानों से उसका अपराध साबित होना चाहिए, जैसे किसी भी अन्य तथ्य को न्यायिक कार्यवाही में साबित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है, कबूलनामा वापस ले लिया जाता है। देखिए, ये जो चीजें हैं, मतलब जो स्वीकारोक्ति दे दी, क्या उसको वापस लिया जा सकता है? तो रिट्रैक्शन, ध्यान रखना, रिट्रैक्शन का अर्थ, अंग्रेजी अर्थ है कि किसी चीज को वापस खींचने की क्रिया। रिट्रैक्शन, कन्फेशन एक प्रकार का कन्फेशन है जो पहले कन्फेशन द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है, लेकिन बाद में उसी कन्फेशर द्वारा इसे रद्द या वापस ले लिया जाता है। वापस ली गई स्वीकारोक्ति को उपयोग उस व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है जो कुछ वापस किए गए बयानों को कबूल कर रहा है, यदि यह किसी अन्य स्वतंत्र और पुष्टिकारक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित है। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल भैया इकबालिया बयान को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, देखिए, लेकिन ये कंडीशन है, आपने बयान दे दिया, उसके बाद में सर मुझे माफ कर दो, मैंने जो बयान दिए थे वो गलत थे। अदालत के, क्यों गलत दिया? तुम्हें पता नहीं है कि अदालत के सामने झूठ बोलना एक बहुत बड़ा अपराध है। सर उसने मेरे भी बच्चों को किडनैप कर लिया था, इसलिए मुझसे उसने जो बोला मैंने बोल दिया, लेकिन बात ये सच्ची ये है। अब बोलेगा अब क्या हुआ? सर अब तो मेरे बीवी बच्चों को उसने मार ही दिया, अब मुझे उससे एक बात नहीं मान रहा। ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, ये मूवी के डायलॉग है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ। चलिए आगे बढ़े।
प्यारेलाल कहाँ है भैया? प्यारेलाल राजस्थान में है। तो प्यारेलाल बनाम राजस्थान राज्य में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस ली गई स्वीकारोक्ति में किसी भी दोषसिद्धि को स्थापित करने की कोई अन्य कानूनी आधार बनाने के लिए पर्याप्त मूल्य होते हैं, केवल तभी जब अदालत संतुष्ट हो कि यह सच है और किसी के दावे पर आधारित अपनी इच्छा, लेकिन अदालत को यह गवाही देनी होगी कि दोष सिद्धि केवल ऐसे कबूलनामे के आधार पर नहीं की जा सकती जब तक कि उनकी पुष्टि न हो जाए। तो सहअभियुक्तों द्वारा स्वीकारोक्ति, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहअभियुक्तों द्वारा स्वीकारोक्ति। अब सहअभियुक्त द्वारा स्वीकृति क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सोचो कि आप 2-3 लोग हो और 2-3 लोग दोस्त मिल करके तुमने किसी का कांड कर दिया, मतलब कि किसी बैंक में डाका डाल दिया। अब सभी अपने अपने पैसों को लेकर हिस्सा बांटा होगा, सभी अपने अपने पैसों को लेकर गायब हो गया। एक बंदा है वो अगर यार मैंने गलती कर दी यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चोरी पाप है यार, ये है वो है, वो नहीं। अब वो क्या करेगा? वो तुमसे कहेगा भाई साहब देखो हमने गलती कर दी, ठीक है, इसको हम अपने जुर्म को मान लेते हैं और जो भी सजा मिलेगी वो ठीक है, क्योंकि मेरी बस की नहीं है यार चोरी के सामान को लेकर के मैं यहाँ से वहाँ भगता रहूं। तो उसके बाद में वो क्या कहेगा? ओए 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 तू मत कह दे, तूने नहीं तुझे कहना है कहते अपने ऊपर कर ले, हमारा नाम मत ले दिए। अब वो अदालत के पास जाए, जज साहब मैंने ही वो लूट की थी, मेरे साथ में 3 दोस्त और थे, वो और वो और वो, अरे फंस गए ना, फंस गए। सहअभियुक्त को मतलब एक्यूज, जो पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं या फिर पुलिस ने पकड़ लिया उनको, तो ये अपना खुद तो कहेगा हाँ मैंने, उसको कह देगा हाँ भाई तेरे साथ में ये भी था, हाँ जी सर थे, मारे गए। जब किसी मामले में एक से अधिक आरोपी हों और अन्य पर एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा हो और जब उनमें से कोई भी अपने खिलाफ किसी बयान को इस तरह से कबूल करता है कि वह उस अपराध का दोषी साबित हो सके, तो इस तरह के विश्वास पर अदालत अन्य आरोपियों पर भी मुकदमा चला सकती है जो एक ही अपराध में संयुक्त रूप से सताए गए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ऐसे दोस्तों से मिलना वो फंसवा देते हैं। तो आगे एक उदाहरण, यदि 3 व्यक्तियों अमन, विनोद और विजय पर एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से आरोप लगाया जाता है, ठीक है, मतलब कि 3 लोग हैं, अमन, विनोद और विजय, तीनों पर एक ही मुकदमा है और उन पर हर्ष की हत्या का मुकदमा चलाया जाता है और न्यायिक कार्यवाही के दौरान अमन कबूल करता है कि उसने विनोद और विजय के साथ मिलकर हर्ष की हत्या की है, और अगर अमन के बयानों को सच्चे बयानों के रूप में मान्यता दी जाती है तो अदालत सभी आरोपियों के खिलाफ अमन के कबूलनामे का इस्तेमाल कर सकती है और विनोद का अपराध साबित कर सकती है, और विजय भी विभिन्न प्रकार की स्वीकारोक्तियों का साक्ष्यात्मक मूल्य बनेगा और तीनों को सजा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे है न्यायिक स्वीकारोक्ति, जुडिशियल कन्फेशन। देखिए जो जुडिशियल कन्फेशंस होते हैं, मतलब कि पुलिस, कोर्ट, मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिए जाते हैं उनकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, देखिए धारा 80 वाला और धारा 164 4-5 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 4 नंबर या 5 नंबर में वेरी शॉर्ट में आ सकता है। चलिए आगे है दोस्तों कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 80 न्यायिक संस्वीकृति को साक्ष्यात्मक महत्व देती है और व्यक्त करती है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में या अदालत में की गई संस्वीकृति को कबूल कानून द्वारा निर्धारित अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है और ऐसी संस्वीकृति को सत्य ही माना जाएगा और वास्तविक स्वीकारोक्ति को और आरोपी पर अपराध का मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये कौन सी है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 80। आपको वहां पर यह भी आ सकता है कि धारा 80 को समझाइए, ठीक है, सीआरपीसी की धारा 164 को बताइए, उनकी प्रक्रिया को समझाइए, 80 और 164 में अंतर बताइए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। आगे सीआरपीसी की धारा 164 मजिस्ट्रेट को स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड करने का भी अधिकार देती है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि किस मजिस्ट्रेट ने स्वीकारोक्ति दर्ज की है, जब तक कि वह स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड करने के लिए प्रतिबंधित न हो। इसलिए अनुमान लगाने के लिए आरोपी की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए और उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए उसे सताने के लिए स्वीकारोक्ति में साबित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये होती है कौन सी स्वीकारोक्ति? 164 के बयान, जो मेन तौर पर आपने देखा होगा, भी मैंने बताया था कि महिला लड़कियों के साथ में जो भी आपराधिक घटना होती है तो उनके 164 के बयान लिए जाते हैं। हाँ बताओ क्या क्या हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है न्यायेतर स्वीकारोक्ति, मतलब एक्स्ट्रा जुडिशियल
कन्फेशन। ठीक है, देखिए एक तो हो गया स्वीकारोक्ति, एक न्यायेतर और एक न्यायेतर। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा देखिए, यद्यपि न्यायेतर स्वीकृति का न्यायिक स्वीकृति की तुलना में अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होता, लेकिन लिखित स्वीकारोक्ति के मामले में आरोपी का लेखन ही अदालत के पास अपराध के लिए आरोपी पर आरोप लगाने के लिए उपलब्ध सर्वोच्चतम साक्ष्यों में से एक है। और यदि स्वीकारोक्ति लिखित बयान के रूप में उपलब्ध नहीं है तो अदालत अभियुक्त के मौखिक कबूलनामे का परीक्षण कर सकती है, जो किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था। अदालत के विवेक और संतुष्टि पर किसी अन्य व्यक्ति के सामने आरोपी का बयान स्वीकार्य हो सकता है और उसके बाद आरोपी पर उसका अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिस पर आरोप लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूलनामा वापस ले लिया। देखिए, वापस लिए गए कबूलनामे में परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है कि किसी भी अपराध के संज्ञान में पुलिस अपनी जांच के आधार पर मामले की जांच करती है। वे गवाहों, मुद्दों में तथ्यों, आरोपियों और कई अन्य चीजों की जांच करती है। अगर जांच में पुलिस को लगता है कि आरोपी किसी विशेष अपराध का दोषी है तो वह संबंधित मजिस्ट्रेट या अदालत को रिपोर्ट सौंपती है। अदालती कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को साक्ष्य के टुकड़े लेने होते हैं और आरोपी की जांच करनी होती है। और यदि जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत किसी को किसी विशेष अपराध का दोषी पाती है तो अदालत आरोपी को दोबारा बयान कबूल करने का निर्देश देगी। जब मुकदमा शुरू होता है तो मजिस्ट्रेट को अभियुक्त से पूछना होता है कि क्या वह इस अपराध का दोषी है या नहीं, उसे कन्फेस करने के लिए बोलता है। ठीक है, और यदि अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है तो पुलिस जांच के दौरान पुलिस के सामने दिए गए सभी कबूलनामों को वापस ले सकता है और अपने मुकरे हुए बयान को साबित कर सकता है। स्वीकारोक्ति इसलिए वापस लिए गए साक्ष्य या परिस्थिति जन्य साक्ष्य मूल्य होता है, इसलिए अदालत को कोई भी निष्कर्ष बहुत सावधानी से निकालना होगा। कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति अगर पहले अपने गुनाहों को कबूल कर रहा था और बाद में उसने मना कर दिया कि तो मैंने किया ही नहीं था, पहले तो मैंने दबाव में, झूठ में, या फिर मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं थी या कुछ भी था तब मैंने बोले थे, ठीक है, तो उनको बाद में समझा जाएगा। आगे है सह अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति। ठीक है, कन्फेशन बाय को एक्यूज, जो हमने ऊपर बताया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पंचो बनाम हरियाणा राज्य में मामले में कहा है कि सहअभियुक्त द्वारा किए गए बयानों का कोई साक्ष्यात्मक महत्व नहीं है और उन्हें ठोस साक्ष्य नहीं माना जा सकता, इसलिए सहअभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति का उपयोग केवल अन्य संभावित साक्ष्यों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की पुष्टि के लिए केवल किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि दो लोग अगर मतलब कि कोई लोग पुलिस में फंस गया, मतलब अपराधी पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अब वो सोचेगा अबे यार मैं तो फंस गया, मैं ऐसा ना करूं, जो मुझसे चिढ़ते हैं या फिर जो मेरे दुश्मन हैं जब वो हैं उनको भी मैं फंसा दूं, तो वो उनका नाम ले लेता, सर मेरे मामले में तो वो भी शामिल थे, सर उसी ने तो मुझे बताया था, तो वो गलत भी हो सकते हैं। तो उसको कोर्ट की ये कहती है कि उसको पूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। वो जो पुलिस फिर इंक्वायरी करेगी उसके सामने जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर ही उन चीजों को माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, मेन पॉइंट कि कब स्वीकारोक्ति अप्रासंगिक है। व्हेन इज ए कन्फेशन इररिलेवेंट, कब स्वीकृति को स्वीकृति नहीं माना जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24, 25, 26 और 27 का प्रासंगिक भाग इस शर्त से संबंधित है कि कब स्वीकारोक्ति अप्रासंगिक हो सकती है। देखिए, अब से पहले जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है धारा 23। ठीक है, अब धारा 23, 24, 25, 26 और 27। ठीक है, कौन सा चल रहा है? ये एविडेंस एक्ट चल रहा है। चलिए, इस अधिनियम की धारा 24 विभिन्न उदाहरणों का वर्णन करती है कि जब ऐसे उदाहरणों के आधार पर स्वीकारोक्ति अप्रासंगिक हो जाती है। कब? कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति अप्रासंगिक है यदि ऐसी स्वीकारोक्ति किसी प्रलोभन, धमकी या वादे से आती है, और ऐसे पुलिस मामले मजिस्ट्रेट, अदालत जैसे प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। यदि इस धारा की दूसरी शर्त यह है कि प्रलोभन, धमकी या वादा किसी अपराध
के संदर्भ में होना चाहिए और ऐसा सभी प्रलोभन, धमकी या वादे अस्थायी प्रकृति का लाभ देने वाले होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है जो उसको जो लाभ दिया जा रहा है या फिर प्रलोभन दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, कुछ भी है, तो वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए, तब उनको माना जाएगा। आगे, बेहतर समझ के लिए हम पूरी संरचना को 4 अलग अलग आवश्यक भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे, ध्यान रखना। देखिए, स्वीकारोक्ति प्रलोभन, धमकी या वादे प्रलोभन आदि से बाहर होनी चाहिए। ऐसी स्वीकारोक्ति किसी प्राधिकारी व्यक्ति की ओर से होनी चाहिए। यह प्रश्नगत आरोपों से संबंधित होना चाहिए। इसमें लैंगिक प्रकृति का लाभ या हानि होनी चाहिए। लैंगिक का मतलब सेक्सुअल टाइप से। ठीक है, चलिए आगे है। इस प्रकार जब यह शर्त पूरी हो जाती है तो स्वीकारोक्ति अप्रासंगिक हो जाती है। पुलिस के ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का पॉइंट है पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति, पुलिस हिरासत और पुलिस की उपस्थिति का प्रभाव। कन्फेशन टू पुलिस, पुलिस कस्टडी एंड इफेक्ट ऑफ पुलिस प्रेजेंस। एक डायलॉग मैं आपको यहां पर सुनाऊंगा। कांधे पर 4 तारे लगा करके यहां पर आप फन्ने खां बन रहे हो, तुम्हें यह तक नहीं पता है कि पुलिस कस्टडी में दिए हुए बयान अदालत में इररिलेवेंट होते हैं। ये मिलता जुलता डायलॉग आपने जरूर सुना होगा और मैं बता देता हूं ये कौन सी मूवी का है। ये दोस्तों जॉली LLB 2 का है। जब जॉली LLB का है भैया, ठीक है, जॉली LLB 2 का नहीं है, जॉली LLB का ही है, जॉली LLB 2 का है। हाँ, जब उसमें एक कश्मीरी जो सिपाही होता है वो उससे बताता है कि वहां पर इस तरह से हुआ था, तो तब उसको डायलॉग आप ध्यान रखना, देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है। हर लॉ, जितनी भी लॉ एस्पायरेंट है यार, उन सबको जो लॉ पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उनको जरूर मूवी देखनी चाहिए। ठीक है, तो उसका कंडीशन ये होती है कि पुलिस कस्टडी में दी गए बयान अदालत में मान्य नहीं होते। कैसे कि आयोग का सार विभिन्न कानूनों में पाया जा सकता है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 और CRPC की धारा 162 से 164 विशेष रूप से एक स्वीकारोक्ति से संबंधित है। दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू कि इस पॉइंट को ध्यान से देखना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे शॉर्ट में आए, वेरी शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, ये पॉइंट जरूर ही आना है। ठीक है, धारा 25 में प्रावधान है कि किसी पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान को उस व्यक्ति के खिलाफ उस बयान को साबित करने के उद्देश्य से स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो मामले में आरोपी है। इस अधिनियम की धारा 25 के तहत बताई गई शर्तें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी परिस्थिति में पुलिस अधिकारी के सामने आरोपी द्वारा किया गया कोई भी बयान उसके अपराध को साबित करने के लिए आरोपी के खिलाफ अदालत में सबूत के रूप में पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। धारा 26 न्यायिक निकायों को पुलिस हिरासत में पुलिस के सामने दिए गए कबूलनामे से आरोपी को अपराध साबित करने से रोकती है। धारा 26 और धारा 25 में बताए गए प्रावधानों पर आंशिक प्रतिबंध लगाती है कि पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबाल या बयान स्वीकार्य हो सकता है यदि कबूलनामा मजिस्ट्रेट के तत्काल उपस्थिति में दर्ज किया गया हो। कहने का मतलब है कि पुलिस के सामने जो बयान लिया गया है वो मान्य हो सकता है, लेकिन वहां पर भैया मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए। अगर पुलिस अपने आप से लेती है तो उसको नहीं माना जाए, क्योंकि सबको पता है पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके, टॉर्चर करके, मार पीट करके उनसे बुलवा लेती है। और ऐसे लोग बहुत होते हैं बेचारे जो कमजोर होते हैं, वो सोचते हैं यार पिटाई से अच्छा है मैं कबूल करके जेल ही चला जाऊं। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ में कभी ऐसा हो तो मान लो कि हाँ हाँ ठीक है सर मैंने ही किया है, जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, मैंने ही किया है, मुझे जेल भेज दीजिए, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद में अदालत में जाओगे, अदालत में जाके बोल दो अरे सरकार हमें माफ कर दीजिए, देखो पुलिस वालों ने बहुत मारा और हमसे कहा कि जब तक तुम ये बयान नहीं करोगे, कबूल नहीं करोगे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो सर डर के मारे मैंने मान लिया सर, लेकिन ये सच नहीं है। ठीक है, चलिए ये आप कर सकते हो। आगे है तथ्यों की खोज, मतलब कि तथ्यों की आगे की खोज में स्वीकारोक्ति। देखिए, कन्फेशन इन फर्दर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। धारा 27 पुलिस के सामने पुलिस हिरासत में किए गए अप्रासंगिक कबूलनामे द्वारा अभियुक्त से प्राप्त जानकारी की प्रासंगिकता की अवधारणा को हटाती है, जो मामले के तथ्यों के आगे की खोज में मदद कर सकती है। धारा 27 में प्रावधान है कि जब भी पुलिस जांच के दौरान या पुलिस हिरासत में आरोपी से जानकारी प्राप्त करने के दौरान किसी तथ्य को बलपूर्वक खोजा जाता है
और जब भी ऐसी जानकारी के अन्य प्रासंगिक तथ्यों की खोज होती है तो उन्हें स्पष्ट रूप से साबित किया जा सकता है। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमने अदालत के सामने बता दिया कि हाँ भी ऐसा ऐसा हुआ था, तो उन्हीं आधारों पर जो पुलिस है वो घूमेगी, वो फिर अपनी जांच करेगी। ठीक है, चलिए। पांडुरंग कल्लू, ध्यान रखना भैया, पांडुरंग कल्लू पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य में मामले का फैसला करते समय कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को अधिनियम की धारा 25-26 में प्रदान किए गए प्रतिबंध को हटाने और हटाने के लिए इस तरह से अधिनियम नियमित किया गया था कि धारा 25 और 26 पुलिस के सामने या पुलिस हिरासत में दिए गए किसी भी बयान को स्वीकार करने की पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, लेकिन धारा 27 का उद्देश्य किसी आरोपी द्वारा यहां तक कि पुलिस अधिकारी के सामने दिए गए बयानों को स्वीकार करना प्रदान करता है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझाया गया उद्देश्य यह था कि इस तरह स्वीकारोक्ति से तथ्य की और खोज में मदद मिल सकती है, जिससे अदालत के मामले में संबंधित अन्य तथ्यों को साबित करने में मदद मिल सकती है। कहने का मतलब अदालत ने ये कहा था, ठीक है कि हम उस चीज को नहीं मान रहे हैं कि कोई भी अक्यूज्ड अगर पुलिस हिरासत में अपने बयान देता है, लेकिन पुलिस के लिए ये जरूरी है क्योंकि पुलिस उसी आधार पर फिर अपनी जांच प्रक्रिया को बढ़ा सकती है और उस मामले के खिलाफ जल्द से तुरंत सबूत इकट्ठा कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इंपोर्टेंट आज का क्वेश्चन। तो फिर से त्योहारों की लड़ी चल रही है, त्योहारों का ही जो श्रृंखला चल रही है उसमें आप सभी के लिए फिर से एक बार हमारा तहे दिल से जो है आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग भैया, ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं, भर लीजिए। किसी को समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे बोल दो, हम भर देंगे। किसी भी बहन या भाई का, ठीक है, कोई भी फॉर्म गलत नहीं भरा जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। आपको कोई भी समस्या हो रही है तो हमें बता दीजिए, ठीक है। तुरंत जाकर के हमें या तो यहाँ पर कमेंट कर दीजिए या फिर सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, वहाँ पर बोलिए, हम आपका फार्म खुद अपनी तरफ से भरवा देंगे। जो आपका चार्ज लगेगा वही लगेगा, ठीक है, आपका हम वर्क करवा देंगे। लेकिन जल्दी से फार्म भर दीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है साइट्स में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। शेयर कर दीजिए, हम आपके लिए ऑलवेज रेडी हैं। जो आप कहोगे हम आपकी मदद करेंगे, बस आपको हमारी एक ही बात मान लिया यार, अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है, और इस देश जो गड्ढे में जा रहा है ना उसको डूबने से बचा लो। हम आपके साथ हैं। चलिए तो मिलते हैं मेरे यंगस्टर्स, जय हिंद।